जब नोबेल हकीकत बन जाए, जब दुनिया एक डरावने राक्षसी अम्यूजमेंट पार्क में बदल जाए, तब तुम क्या करोगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुलाई में रिलीज हुई एक जबरदस्त कोरियन फिल्म ऑमनिसेंट रीडर की। तो चलिए, बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत कम चर्चित वेब नॉवेल से। विनाश की दुनिया में जिंदा रहने के 3 तरीके। इस नोवेल को पढ़ते हुए किम डॉगजा नाम का शख्स पूरे 10 साल से इसका फैन बना हुआ है। हाई स्कूल से ही वह इस कहानी का दीवाना था। क्लास में किताबों के पीछे छिपकर चोरी छिपे पेज पलटना, रात रात भर जागकर स्क्रीन पर अपडेट का इंतजार करना, उसकी दीवानगी की कोई हद नहीं थी। बाकी सारे रीडर तो बहुत पहले ही पढ़ना छोड़ गए, लेकिन वह अकेला अब तक टिका रहा। और लेखक, वो भी कोई कम नहीं, 1000 से ज्यादा चैप्टर छाप चुका था। किम डॉगजा को इस उपन्यास के हीरो यू जोंग हयुक से खास लगाव था। वह अंत के समय भी तलवार थामे इंसानियत की आखिरी उम्मीद बना रहा, और डॉगजा को लगता था वह उसका इंस्पिरेशन है, क्योंकि असल जिंदगी में डॉगजा एक ऐसा इंसान था जिसे सब दबाते थे, जो कभी पलटकर कुछ नहीं कहता था। उसकी सारी हिम्मत और उम्मीद इसी नोबेल से आती थी। आखिरकार 28 साल की उम्र में वह दिन आ ही गया जब कहानी का अंत आया। यू जोंग हयुक का अकेले विनाश के बीच खड़ा रहना, इतना ठंडा और अधूरा अंत देखकर डॉगजा का दिल टूट गया। 10 साल की आस टूट गई थी। निराशा में उसने लेखक को मैसेज भेज दिया, ये नोबेल बेकार है। उसे क्या पता था, उसका यही मैसेज पूरी मानवता की किस्मत बदलने वाला था। उसी दिन डॉगजा ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में बैठा था। ट्रेन में उसके साथ उसकी सहकर्मी सांगा, उसका हरामी बॉस और एक छोटा लड़का गिलियोंग भी था, जिसके हाथ में चींटियों से भरा जार था। तभी उसके फोन पर लेखक का जवाब आया। लेखक ने पहले तो उसे सालों की वफादारी के लिए धन्यवाद कहा, फिर लिखा, अगर तुम्हें मेरा अंत पसंद नहीं तो तुम अपनी मर्जी से इसे बदल सकते हो। उसी वक्त मेट्रो स्टेशन में एक अजीब सी अनाउंसमेंट गूंजी। प्लैनेटरी सिस्टम 8612 की मुफ्त सेवा अब समाप्त हो चुकी है। यह लाइन डॉगजा को बहुत जानी पहचानी लगी, क्योंकि यह ठीक उसके उपन्यास की शुरुआती लाइन थी। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। हवा में एक छोटा शैतान प्रकट हुआ। चेहरे पर डरावनी मुस्कान ली, जैसे किसी गेम का मॉन्स्टर हो। वह चिल्लाया, सब लोग चुप रहो, अब जो मैं कहूंगा वह ध्यान से सुनो। लेकिन कोई उसे सीरियस नहीं ले रहा था। लोग सिर्फ ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। शैतान गुस्से से फट पड़ा, यह क्या मजाक है, मेरी एंट्री का इतना बुरा स्वागत। और अगले ही पल उसने सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले आदमी के चेहरे के सामने जाकर उसे वहीं खत्म कर दिया। अब सबको समझ आ गया, यह मजाक नहीं था। शैतान ने घोषणा की, अब से यह पूरी घटना लाइव प्रसारित की जाएगी। सभी स्टार्स अपने चैनल से इस शो को देख सकते हैं। और तभी हर इंसान के सामने एक पारदर्शी डिजिटल पैनल खुल गया, जिस पर लिखा था, हर व्यक्ति को अगले 10 मिनट के भीतर कम से कम एक जीवित प्राणी की हत्या करनी होगी, वरना तुम खुद मर जाओगे। हर हत्या पर तुम्हें 300 कॉइन का इनाम मिलेगा। पूरा डिब्बा पागलपन में बदल गया। लोग जीने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े, बच्चे, बूढ़े और औरतें। कोई नहीं बचा। किम डॉगजा समझ गया, नोबेल अब हकीकत बन गया है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है और अपने नोबेल के ज्ञान का इस्तेमाल करता है। उसे याद आता है, अगर जीव की हत्या का नियम लागू है तो शायद चींटियां भी जीव गिनी जाएंगी। वह गिलियोंग से जार लेता है और सबके सामने एक चींटी को कुचल देता है। पलक झपकते ही उसके पैनल पर लिखा आता है, प्लस 300 कॉइन प्राप्त हुए। अब सब उसकी ओर भागते हैं, लेकिन अफसोस, चींटियों की संख्या सबके लिए काफी नहीं थी। तभी वो हरामी बॉस अपनी पोजीशन की धौंस दिखाकर किम डॉगजा से चींटियां छीनने की कोशिश करता है। वो कंटेनर जबरदस्ती छीन लेता है और फिर शुरू होती है पागलपन भरी चींटियों की जंग। हर कोई उस छोटी सी शीशी के पीछे जान देने को तैयार था। इसी अफरा तफरी में किम डॉगजा की नजर कोने में जाती है, जहां एक आदमी एक बूढ़े को बेरहमी से पीट रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था, किम नाम वून, जो उपन्यास की शुरुआत में यू जोंग हयुक के साथ था। किम डॉगजा उसके पास जाता है और उसे अपनी बची हुई 2 चींटियां दिखाकर कहता है, इन दोनों को मार दो, तुम और ये बूढ़े दोनों बच जाओगे। पर किम नाम वून उसकी बात नहीं मानता, बल्कि उल्टा उस पर ही हमला कर देता है। वो जो नोबेल में थोड़ा सनकी हाई स्कूलर था, रियलिटी में एक हिंसक राक्षस बन चुका था। डॉगजा को गहरा झटका लगता है और वह तुरंत अपने पास के 300 कॉइन मोटिवेशन अपग्रेड में निवेश कर देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि किम नाम वून को एक ईविल स्टार ने चुन लिया है। उसे डार्क पावर मिल चुकी थी। उसकी ताकत एक झटके में कई गुना बढ़ गई। अब डॉगजा उसके सामने बिल्कुल असहाय था। उसी वक्त एक शीशी लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आ गिरती है। वो चींटी के अंडों से भरी हुई थी। बिना एक पल सोचे वह उन सबको कुचल देता है और स्क्रीन पर चमकता है, प्लस 30,000 कॉइन प्राप्त हुए। वह फौरन अपने कॉइन का कुछ हिस्सा ताकत और फुर्ती बढ़ाने में लगाता है और आखिरकार किम नामवून को हरा देता है। काउंटडाउन खत्म होते ही जो भी लोग कोई जीव नहीं मार पाए थे, वो सभी वहीं खत्म हो जाते हैं। सैकड़ों लोगों में से अब केवल 17 लोग ही बचे थे। फिर से छोटा शैतान प्रकट होता है।
वह बताता है कि अब हर कोई अपने प्रदर्शन के अनुसार एक समर्थन देने वाला स्टार चुन सकता है जो अगले मिशन में मदद करेगा। लेकिन डॉक्जा जानता था, अगर वह ईवल स्टार चुनता है तो उसकी शक्ति तो बहुत बढ़ेगी, पर उसकी आत्मा धीरे धीरे खराब हो जाएगी। और अगर वह अच्छाई वाले स्टार चुनता है तो शक्ति तो मिलेगी, लेकिन नियमों की कड़ी पाबंदी होगी। काफी सोच विचार के बाद डॉक्जा ने तय किया, वह कोई तारा नहीं चुनेगा। तभी अचानक एक राक्षस हमला करता है। सबको जल्द से जल्द ट्रेन डिब्बे से बाहर निकलना था। इसी दौरान यू जोंगह्युक का साथी ली ह्योनसंग सामने आता है, पर अभी तक उसके पास कोई खास स्किल नहीं थी। वो बस अपनी ताकत से डिब्बा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्जा उसे याद दिलाता है, अपने स्किल पुश लाइक टाइसन को एक्टिव करो। ली ह्योनसंग को सब याद आ जाता है। वो ताकत झोंक कर दरवाजा खोल देता है और सभी लोग ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। सब पुल पर दौड़ रहे थे जब शैतान ने नया टास्क सुनाया, अब तुम्हें इस टूटी हुई पुल को पार करना होगा। अगले ही पल पानी के नीचे से राक्षस निकल आते हैं और जिन लोगों ने पिछले मिशन में हार मानी थी वे अब सैनिकों के रूप में लौट आए। डॉक्जा जानता था कि क्या होने वाला है, फिर भी वह सबके आगे बढ़ता है। लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत थी, वह अकेले नहीं संभाल पा रहा था। तभी उसकी साथी सांगा अपनी नई शक्ति माइंड क्रिएटिव अनलॉक कर देती है और अपनी शक्ति से टूटी हुई पुल को जोड़ देती है। डॉक्जा सबको कहता है, जल्दी स्टेशन के अंदर जाओ और जितने हो सके कॉइन इकट्ठा करो। वह खुद भी पुल पार करने ही वाला होता है, तभी उसे याद आता है यू जोंगह्युक अभी तक बाहर नहीं आया। अगर मुख्य किरदार मर गया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसी पल यू जोंगह्युक अपने 2 मीटर लंबे कदमों के साथ बाहर आता है। उसकी तलवार हवा में चमकती है और पलक झपकते ही सैकड़ों सैनिक टुकड़ों में बिखर जाते हैं। किम डॉक्जा खुशी से उछल पड़ता है। वह अपने आइडल हीरो के सामने था। वह सब कुछ बताने लगता है, मैं सब जानता हूं, तुम्हें दोपहर की लड़ाई में मरना है, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने दो। लेकिन यू जोंगह्युक चौंक जाता है। यह उसकी तीसरी पुनर्जन्म वाली जिंदगी थी। वह शक से पूछता है, तुम आखिर हो कौन और तुम्हें यह सब कैसे पता? इस हालात में किम डॉक्जा साफ साफ ये तो नहीं कह सकता था कि उसने नोबेल पढ़ रखा है, तो उसने झटपट झूठ बोल दिया, मेरी स्किल किस्मत है, बस किस्मत। यू जोंगह्युक ने उसे गौर से देखा। वो समझ गया कि डॉक्जा को आने वाले मिशनों के बारे में बहुत कुछ पता है। शायद ये आदमी सच बोल रहा है। लेकिन आग के ड्रैगन को हराना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए उसने तुरंत फैसला किया कि पहले इस आदमी की काबिलियत परखनी होगी। और यहीं से फिल्म की शुरुआती सीन की झलक देखने को मिलती है। यू जोंगह्युक कहता है, अगर तुम दोपहर की जमीनी लड़ाई तक जिंदा पहुंच गए तब मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ लड़ना है या नहीं। किस्मत ने साथ दिया। किम डॉक्जा फिश ड्रैगन के शरीर के अंदर गिर पड़ा और तभी उसे मिला एक गुप्त मिशन मिला। अगर वो इस ड्रैगन को मार दे और उससे जिंदा निकल आए तो उसे मिलेगा बहुत बड़ा कॉइन इनाम। लेकिन अकेले उसकी ताकत से यह असंभव था। इसलिए उसकी नजर पड़ी छोटे शैतान बीजिंग पर, जो असल में लाइव स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेटर था और फिलहाल कॉइन की सख्त कमी में था। डॉक्जा ने प्रस्ताव दिया, तू मेरी मदद कर दे, मैं जितने कॉइन कमाऊंगा उसका आधा तेरा। बीजिंग मान गया और दोनों के बीच डील फाइनल हो गई। उसी वक्त फिश ड्रैगन ने अपने शरीर में एसिड छोड़ना शुरू किया। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। सौभाग्य से डॉक्जा को कहानी की हर बारीकी याद थी। उसे मालूम था कि बीजिंग के पास एक स्पिरिट बैग है जिससे कोई भी हथियार या आइटम खरीदा जा सकता है। उसने उसी में से 10 कांटेदार पौधे खरीदे जिन्हें अगर फिश ड्रैगन के एसिड स्प्रेइंग पॉइंट्स पर लगा दिया जाए तो वो मर जाएगा। वो जानता था कि यह रास्ता मेन कैरेक्टर यू जोंगह्युक पहले ले चुका था, इसलिए उसने तय किया, मैं उसी रास्ते पर चलूंगा जहां से हीरो चला था। उधर पहाड़ की चोटी पर यू जोंगह्युक झील की ओर देख रहा था जहां फिश ड्रैगन शांति से तैर रहे थे। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक आई और फिर वह चुपचाप मुड़ गया। इधर फिश ड्रैगन के पेट के अंदर किम डॉक्जा सारी रात मेहनत करता रहा, एक एक एसिड के छेद को बंद करते हुए। आखिरकार जब पेट पूरी तरह एसिड से भरने ही वाला था वो सफल हो गया। फिश ड्रैगन मर गया। स्क्रीन पर चमका, मिशन क्लियर प्लस 9000 कॉइन प्राप्त। डॉक्जा को अचानक याद आया फिश ड्रैगन स्कोर बॉक्स। वो तुरंत एक स्पाइक उठाता है और पेट की गहराई में घुसाकर उस बॉक्स को निकाल लेता है। फिर बीजिंग से कहता है, इसे अपने स्पिरिट बैग में रखो और जब भी फैट एक्सचेंज का मौका मिले इसे तुरंत बदल देना। बीजिंग हंसकर कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं एक बोनस भी दूंगा। उसे एक सिग्नेचर पैकेज मिलता है जिसमें था एंटीवायरस मास्क। डॉक्जा आखिरकार पानी से बाहर निकल आता है और पास की दुकान में खाना ढूंढते हुए उसे नोबेल का एक और जाना पहचाना किरदार दिखता है। वो जंग सी वॉन, एक ऐसी लड़की जो न्यायप्रिय थी लेकिन कहानी में बहुत जल्दी मर गई थी। इस बार वो गंभीर रूप से घायल थी। डॉक्जा ने उसे सहारा दिया और दोनों किमहो स्टेशन की ओर भागे जहां नोबेल में यू जोंगह्युक पहली बार पहुंचा था। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात सांगा और ह्योनसंग से होती है, पर उनके चेहरे देखकर डॉक्जा को पता चलता है यू जोंगह्युक यहां आया ही नहीं। इसका मतलब था अब कहानी पूरी तरह नोबेल की राह से भटक चुकी थी। तभी एडमिनिस्ट्रेटर फिर से सामने आया और बोला, यहां जिंदा रहना है तो हर व्यक्ति को हर रोज 100 कॉइन टैक्स देना होगा। सबकी नजरें डॉक्जा पर टिक जाती हैं क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कॉइन थे।
सब चाहते हैं कि वो कॉइन बांटे, लेकिन डॉक्सा साफ कह देता है, मेरी मेहनत से कमाए हुए कॉइन है, इन्हें किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ता है, एक सांसद, जिसे उसने पहले सांगा और ह्योनसंग के साथ बचाया था। डॉक्सा को लगा वो उसकी बात समझेगा, लेकिन हैरानी की बात ये कि लोगों को भड़काने वाला वही था। तभी डॉक्सा को याद आता है, इस आदमी का नाम है चुन इन्हो, जो पहले ही एक ईवल स्टार को खुद को बेच चुका था और अब इंसान से राक्षस बन गया था। तो डॉक्सा ने ठान लिया कि अगर ये सब लोग सिर्फ गोल्ड कॉइन के लिए जीना चाहते हैं, तो क्यों ना वो इसी खेल को उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। ठीक है, अगर जीने के लिए कॉइन चाहिए तो चलो, टनल में जितने भी राक्षस हैं सबको मार गिराते हैं। टास्क पूरा होगा तो कॉइन भी मिलेंगे और ये लड़ाई भी खत्म। इस बात से जंग सिवॉन थोड़ी हिचकिचाई। वो बताती है कि चुन इन्हो की टीम असल में कॉइन इकट्ठा करने के बहाने लोगों को स्काउटिंग पार्टी में शामिल करती है, और जब वे लोग मिशन पूरा कर लेते हैं तो उन्हें चुपचाप मार डालते हैं ताकि उनके सारे कॉइन वो खुद रख सकें। सीवॉन का दोस्त भी इसी तरह मारा गया था। फिर डॉक्सा और बाकी लोग टनल में स्थिति जांचने निकलते हैं, लेकिन मुश्किल ये थी कि वहां अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी दिखाई नहीं देता था। चलना तो दूर, लड़ाई करना लगभग असंभव था। तभी छोटा लड़का गिलियोंग आगे आया। उसके पास एक स्पेशल स्किल थी, वो कीड़ों से बात कर सकता था और उन्हें नियंत्रित कर सकता था। गिलियोंग ने तुरंत हाथ सिर पर रखा और कुछ ही पल में चारों ओर सैकड़ों जुगनू उड़कर आ गए। अंधेरी टनल एकदम रोशन हो उठी, लेकिन उसी समय जुगनुओं ने संदेश भेजा, सामने वाले राक्षस बहुत करीब हैं, वो यहीं आ रहे हैं। सबने तुरंत अपनी अपनी लड़ाई की पोजीशन ले ली और आने वाली भयंकर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में सबने मिलकर कुछ राक्षस आसानी से मार गिराए, लेकिन जब आखिरी एक बचा, वो बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने अचानक सांगा को पकड़ लिया और अंधेरे में भाग निकला। सभी घबरा गए और उसके पीछे पीछे भागे। कई बोगियां पार करते हुए वे टनल के अंत तक पहुंचे, जहां उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। वो जगह थी अंधकार की देवी का वेदी स्थान। उन्हें बताया गया कि सांग आ को बचाने का एक ही तरीका है, डार्क गेटकीपर को हराना। डॉक्सा, जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइन थे, बिना झिझक सीधे हमले पर चला गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि उसके हमले गेटकीपर को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। वो जल्दी से हथियार खरीदने ही वाला था कि ह्योनसंग अचानक आगे बढ़ा और पूरी ताकत से गेटकीपर पर टूट पड़ा। लेकिन गेटकीपर ने अपनी फैंटम प्रिजन चालू कर दी, एक ऐसी शक्ति जो लोगों के शरीर को बांध लेती है और उनकी आत्मा को उनके सबसे भयानक यादों में फंसा देती है। जो कोई इसमें फंसता है, वो अपने ही गिल्टी फीलिंग और दर्द से धीरे धीरे मर जाता है। सीवॉन को अपने मरे हुए दोस्त के दृश्य दिखने लगे। वो चीख पड़ी, लेकिन ठीक उसी वक्त डॉक्सा ने क्लियर माइंड स्किल से उसका श्राप तोड़ दिया। अब खतरा था ह्योनसंग की तरफ, वो पूरी तरह फंस चुका था। डॉक्सा ने दिमाग दौड़ाया, व्हाइट ब्लू स्टील ब्लेड ही इसे रोक सकता है, लेकिन उस हथियार की कीमत थी 50,000 कॉइन और उसके पास सिर्फ 49,000 थे, इसलिए वो अकेला निकल पड़ा। मॉन्स्टर शिकार करने, कॉइन जुटाए और जैसे ही रकम पूरी हुई, सीधे जाकर उस हथियार को खरीदा। फिर उसने अपनी तलवार से गेटकीपर को एक ही वार में खत्म कर दिया। गेटकीपर के मिटते ही ह्योनसंग का श्राप भी खत्म हो गया। वो आजाद हो गया। हालांकि डॉक्सा जानता था, उसका दिल अभी भी बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपने पुराने साथियों को नहीं बचा पाया था। तनाव कम करने के लिए डॉक्सा ने माहौल हल्का किया। अच्छा, अब सबको अपना अपना खजाना बॉक्स खोलने दो। सबने अपनी अपनी चेस्ट खोली। किसी को कोट मिला, किसी को नई स्किल। जब डॉक्सा की बारी आई, उसने धीरे से अपना बॉक्स खोला। अंदर थी एक टूटी हुई तलवार। सबको गुस्सा आ गया, क्या मजाक है, जिसने सबसे ज्यादा लड़ा उसे ये कबाड़ मिला। लेकिन डॉक्सा मुस्कुरा दिया। वो जानता था ये कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि फेथ ब्लेड थी, जो तभी पूरी होगी जब उसे मिलेगा इथर ऑन फेथ। जैसे ही सबको लगा कि मिशन खत्म हो गया, डॉक्सा ने अचानक कहा, नहीं, अभी एक राक्षस बचा है। सभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब, कौन सा राक्षस? तो डॉक्सा ने फिर से झूठ बोल दिया, कहा कि उसके पास भविष्य देखने वाली स्किल है। इस बीच स्टेशन के अंदर एक आदमी वो यांगवी पर चिल्ला रहा था, तूने उस औरत के पति को मार डाला। और उसी पल जंग सीवॉन की तलवार उस आदमी के सीने के आर पार चली गई। वो आखिरकार अपने दोस्त का बदला ले चुकी थी। गिरते ही उस आदमी के शरीर से ढेर सारे कॉइन निकल पड़े। फिर सीवॉन ने हार्ट ऑफ फायर के जज की मदद से अपनी स्किल जजमेंट टाइम को एक्टिव किया। एक के बाद एक उसने स्मूथ कॉम्बो अटैक से सारे गुंडों को खत्म कर डाला। चारों तरफ बस गिरते कॉइन की आवाजें गूंजने लगीं। दूर से ये सब देखते हुए चुन इन्हो का असली चेहरा सामने आ गया। वो अब पूरी तरह ईवल फॉर्म में बदल चुका था। दोनों की लड़ाई स्टेशन से टनल के अंदर तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही सीवॉन उसे खत्म करने वाली थी, पीछे से एक भीड़ आ गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, हम ये टास्क पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि इस लेवल के बाद अगला और भी मुश्किल है। इससे अच्छा है कि हम 100 कॉइन देकर बस ऐसे ही जिंदा रहें। और इससे भी गुस्से वाली बात, उन्होंने बेहिचक कह दिया कि हमें नहीं लगा था कि तुम लोग जिंदा लौट आओगे। अगर तुम मर जाते तो हमें तुम्हारे कॉइन मिल जाते। डॉक्सा के दिल में आग लग गई। इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद उसे और उसके साथियों को बस लालच और धोखे का इनाम मिला। उसे अचानक याद आया,
लिू झोंग ह्योक ने कहा था। इस दुनिया में इंसान नहीं, बस मनोरंजन के मोहरे बचे हैं। अब सर्वाइवल टैक्स देने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। उसी वक्त चुन इन्होंने मौका पाकर बंधन तोड़ा और टनल में भाग निकला। सभी उसके पीछे दौड़े, लेकिन आखिरी मिनट में वो बैरियर पार करके भाग निकला और बाकी सब फंस गए, क्योंकि उनका टास्क पूरा हो चुका था। तभी लिू झोंग ह्योक का शिष्य ली जी ह्योक अचानक प्रकट हुआ। उसने सीधा गोली चलाकर चुन इन्हों को मार डाला, कॉइन लूटा और तेजी से गायब हो गया। फिर सिस्टम की वॉइस अनाउंसमेंट गूंजी, 5 रूट मिशन शुरू होने वाला है, और बताया गया कि मॉन्स्टर आने से 10 मिनट पहले ग्रीन लार्वा बनेगा। जो भी उसके अंदर जाएगा वही जिंदा बचेगा। लेकिन लार्वा की संख्या सीमित थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब एक दूसरे से लड़ने लगे कि कौन उसमें जाएगा। जब डॉक्सा और उसके साथी मिडिल 5th स्टेशन पहुंचे, तब तक सारे लार्वा भर चुके थे। डॉक्सा को पता था कि एक जगह एक अतिरिक्त ग्रीन लार्वा बनेगा, लेकिन उसमें सिर्फ वो खुद ही बच सकता था, बाकी सब मर जाते। वो कुछ देर सोच में पड़ा, फिर उस जगह खड़ा हो गया जहां जल्द ही नया लार्वा बनने वाला था। तभी सांग आ और बाकी साथी दौड़ते हुए पहुंचे, कहने लगे कि उन्हें कोई अतिरिक्त लार्वा नहीं मिला। ये सुनकर सब और ज्यादा घबरा गए और हिंसक हो गए। धीरे धीरे जमीन पर बने ग्रीन सर्कल चमकने लगे और डॉक्सा के पैरों के नीचे का फर्श भी हरा चमक उठा। सांगा ने गुस्से में पूछा, क्या तुझे पहले से पता था यह जगह सेफ है? डॉक्सा ने थके स्वर में कहा, सच कहूं तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर लार्वा नहीं मिला तो सब मर जाते। उसी पल मॉन्स्टर रिलीज पोर्टल खुल गया और बाकी लोग तय कर चुके थे कि वो पिछली बार की तरह राक्षसों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। जाते हुए उनके पीछे डॉक्सा की निगाहें गीली हो गईं। वो कुछ पल लार्वा की सीमा पर खड़ा सोचता रहा, फिर दांत भींचे और कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं बचूंगा। वो भी उनके पीछे युद्ध में कूद गया। डॉक्सा ने कहा, यह सारी नियमावली सिर्फ हमारे मन को तोड़ने और शो बनाने के लिए है। हम इंसान नहीं, उनके मनोरंजन का साधन है। लेकिन अगर हम उन पोर्टल्स की तरफ भागें तो शायद सिस्टम तोड़ सकें। और सचमुच जब सब दोनों ओर की रैंडम गेट्स की तरफ दौड़े, दीवारों पर नए ग्रीन जोन बनने लगे। जैसे ही सांगा और बाकी 3 लोगों ने उन्हें छुआ, मॉन्स्टरों का हमला रुक गया। डॉक्सा ने गिलियोंग को उठाया और दूसरी दिशा में भागा। वहां भी एक नया ग्रीन लार्वा बना, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, वो हैरान रह गया। वहां अंदर लिू झोंग ह्योक पहले से मौजूद था। डॉक्सा गुस्से में चिल्लाया, तू यहां क्या कर रहा है? बाहर लोग मर रहे हैं। लिू झोंग ह्योक ने शांत स्वर में कहा, मैं बहुत थक गया हूं, अब और नहीं लड़ सकता। डॉक्सा गुस्से से फट पड़ा, कमीने, नोबेल में तो तू चौथी बार के राउंड में यहां आया था। तभी डॉक्सा ने उस छिपे हुए कमरे का असली रहस्य खोज लिया। अब वह केवल गिलियोंग को नीचे रख सकता था और खुद आगे बढ़कर आते हुए राक्षसों के झुंड से भिड़ गया। पलक झपकते ही वो पूरी तरह राक्षसों से घिर गया। चारों ओर केवल गर्जना और धूल रह गई। लिू झोंग ह्योक के चेहरे पर एक पल के लिए दया और अपराध बोध की झलक आई। वो सोचने लगा कि क्या जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसी वक्त राक्षसों के झुंड के बीच से एक तेज रोशनी फूटी और सिस्टम की आवाज गूंजी, फैंटम प्रिजन सक्रिय हो गया है। असल में पहले के भ्रम के दौरान डॉक्सा को एक क्रिस्टल शार्ड मिला था, जिसे खाने से वह थोड़े समय के लिए भूत बन सकता था, जिससे राक्षस उसे पहचान नहीं सकते। लेकिन उसकी कीमत थी भयानक दर्द और कभी न खत्म होने वाले डरावने सपनों में गिरना। जब डॉक्सा की होश आया, वह अगले दिन में पहुंच चुका था। वो बिल्कुल सुरक्षित और बिना एक खरोंच के था, लेकिन उसके साथी सब घायल और थके हुए थे। वे सब उसकी रक्षा के लिए राक्षसों से लड़े थे। ग्रीन लार्वा में प्रवेश न कर पाने के बावजूद उन्होंने टीम वर्क से मिशन पूरा कर लिया था। उसी वक्त छोटा शैतान फिर प्रकट हुआ। इस बार ग्रीन लार्वा चुना गया था, एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों के नीचे। तुरंत ही लोग उसे घेरने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना चाहता था। डॉक्सा को समझ आ गया, अगर सब आपस में लड़ पड़े तो कोई नहीं बचेगा। उसने तुरंत नॉज़फेरी से अपने सारे कॉइन का सेटलमेंट करवाया। फिर बुजुर्ग के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें 1 लाख कॉइन दूंगा, बदले में तुम सबको जिंदा बाहर निकालना। बुजुर्ग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर सच में दे सकता है तो जो कहेगा वही करूंगा। नॉज़फेरी ने सेटलमेंट पूरा किया और अगले ही पल डॉक्सा ने सबको चौंका देने वाला काम किया। उसने अपने हाथ में पकड़ी टूटी हुई विश्वास की तलवार उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर मारना शुरू किया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कई वारों के बाद वो एकमात्र ग्रीन लार्वा पूरी तरह टूट गया। पूरा मैदान गुस्से और डर से उबल पड़ा। लोग चिल्ला उठे, क्या तू पागल हो गया है? तभी डॉक्सा ने अपने वादे के मुताबिक बुजुर्ग को 1 लाख कॉइन ट्रांसफर किए और कहा, अब तुम सबको लेकर बाहर निकलो, ये दुनिया बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बुजुर्ग ने तुरंत सिस्टम से मिला नया डिफेंस व्हीकल सक्रिय किया और उसे लेकर रैंडम पोर्टल की दिशा में भाग निकला। ग्रीन लार्वा नष्ट हो चुका था। अब बाकी सभी को अंतिम युद्ध लड़ना था। बूढ़े, बच्चे, घायल, सब एकजुट होकर राक्षसों से भिड़ गए। उनकी हिम्मत ने कई राक्षसों को ढेर कर दिया। लेकिन तभी धरती फटी और फायर ड्रैगन बाहर निकला। संकट की घड़ी में डॉक्सा ने बुजुर्ग से कहा, तुम एग्जिट की रक्षा करो, मैं इस राक्षस से निपटता हूं। क्योंकि अगर वह फायर ड्रैगन को मार देता तो दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाती।
लेकिन एक और शर्त थी। लिू जोंग ह्योक को हर हाल में जिंदा रहना था। अगर वो मर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन लिू जोंग ह्योक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो सीधा फायर ड्रैगन की तरफ झपट पड़ा। शुरुआत में उसकी पावर लेवल 100% थी। फायर ड्रैगन टिक ही नहीं पाया, मगर तभी छोटे शैतान ने सिस्टम में रिपोर्ट किया। फाइटिंग जोन में एक इंसान की शक्ति सामान्य सीमा से अधिक है। सभी स्टार कॉन्स्टेलेशन की मंजूरी के बाद मिशन की कठिनाई बढ़ा दी गई। एक पल में सब बदल गया। मेट्रो स्टेशन स्पेस स्टेशन बन गया और फायर ड्रैगन ने पंख उगा लिए। डॉक्सा को तुरंत समझ आ गया, ये वाला ड्रैगन तो उपन्यास में कभी नहीं था। लिू झोंग ह्योक ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार फायर ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी तलवार टुकड़ों में बिखर गई। नई हथियार उठाकर उसने फिर वार किया, मगर ड्रैगन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से दूर फेंक दिया। लिू झोंग ह्योक की जान बचाने के लिए डॉक्सा ने सांगा को कहा, अपने धागे से उसे खींचो, जल्दी। सांगा ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला और डॉग्जा खुद फायर ड्रैगन से भिड़ गया। उसने आग से बचने के लिए स्पेशल ड्रिंक पिल ली। फिर भी वो अपग्रेडेड ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ड्रैगन ने उसे हवा में उछाला और फिर मुंह खोलकर आग की भयानक बौछार छोड़ी। सब कुछ राख में बदलने वाला था। उसी पल आसमान से एक विशालकाय प्रेइंग मैंटिस नीचे उतरी। वो सीधा फायर ड्रैगन पर टूट पड़ी। असल में उसे गिलियोंग कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मैंटिस कमजोर पड़ने लगी और गिलियोंग के शरीर में उल्टी ऊर्जा प्रवाह के लक्षण दिखने लगे। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। भले ही उसके मुंह और नाक से लगातार खून बह रहा था, फिर भी वह पूरी ताकत से डटा रहा। लड़के को अपनी पूरी जान लगाते देख गंभीर रूप से घायल हियोनसंग के शरीर में मानो नई ऊर्जा दौड़ गई। अगले ही पल उसकी स्पेशल पावर विकसित होने लगी। वह पागलों की तरह आग के ड्रैगन की ओर झपटा। उसकी लीथ हुई ताइशान शक्ति चौथे स्तर तक विकसित हो गई और धीरे धीरे आग का ड्रैगन कमजोर पड़ने लगा। उसकी प्रतिक्रिया करने की ताकत खत्म हो गई। उसी समय सियोन ने मौका देखते ही ड्रैगन की पीठ पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन पर चाकू से जोरदार वार किया। लेकिन ड्रैगन ने जल्द ही खुद को छुड़ा लिया और आसमान में उड़ गया। आखिर में डोग्जा के दिमाग में एक विचार आया। जैसे फिश ड्रैगन के अंदर एक कोर था, वैसे ही फायर ड्रैगन के पेट में भी एक आंतरिक कोर है। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो ड्रैगन को मारा जा सकता है। लेकिन मुश्किल यह थी कि उस कोर के चारों ओर एक कठोर परत थी, जिसे तोड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता। इसलिए डोग्जा ने बिना झिझक यह बलिदान खुद करने का फैसला किया। वह तेजी से ड्रैगन के शरीर पर चढ़ गया। तभी सांगा ने रेशमी धागों से उसे बांध दिया ताकि वह गिर न सके। जैसे ही डोग्जा ने कोर की बाहरी परत को तोड़ने की तैयारी की, ड्रैगन ने झटका मारकर उसे नीचे फेंक दिया। सभी लोग घबराकर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी पास में राक्षसों से लड़ रहे यू जोंग ने अपनी लड़ाई खत्म की। जब डोग्जा ने उसे फायर ड्रैगन के हाथों मरते देखा तो उसे एहसास हुआ, दुनिया अब विनाश की ओर बढ़ रही है। निराशा के उस क्षण में उसे लेखक का भेजा संदेश याद आया, अगर तुम्हें अंत पसंद नहीं तो खुद उसे बदल दो। वह तुरंत चीखा, नोज जिन, फिश ड्रैगन का बॉक्स एक्सचेंज करो। उसे विश्वास की मुद्रा मिली, जो उसके हाथ में पकड़ी टूटी तलवार से जुड़कर एक नई पूरी बनी हुई स्पेशल लेवल हथियार में बदल गई। तीनों साथियों के पूरे सहयोग से डोग्जा ने फायर ड्रैगन पर घातक वार किया। ड्रैगन के मरते ही मिशन पूरा हो गया। डोग्जा ने तुरंत अपनी नॉन किल हैंड क्षमता का इस्तेमाल किया और यू जोंग को पुनर्जीवित कर दिया। कहानी के अंत में दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाती है। सभी लोग जीवित बच जाते हैं। डोग्जा ने अपनी हिम्मत और साथियों की मदद से कहानी का अंत अपने तरीके से फिर से लिखा। यह फिल्म एक फेमस नोवेल और मांगा पर आधारित है। मांगा की तुलना में पात्रों की विशेषताएं कुछ कमजोर दिखती हैं। किम डोग्जा की सबसे शक्तिशाली पावर्स जैसे चार दीवारें, बुकमार्क आदि को हटा दिया गया है। यहां तक कि उसके कैरेक्टर में भी बदलाव किया गया। फिर भी एक बेस्ट मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर के रूप में यह फिल्म दर्शकों को रोमांचित करती है। फिल्मी यात्रा ऐसे ही बेस्ट और नए मूवीज एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आता रहेगा। अगर आपको फिल्मी यात्रा का कहानी सुनाने स्टाइल पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।